हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10 के लिए है ना पढ़ेंगे नियंत्रण और समन्वय को। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पौधे में नियंत्रण और समन्वय को देखा था। आज हम लोग जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय को देखेंगे। ठीक है, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे कि आपको लगातार हमारे वीडियो मिलते रहेंगे। तो आज हम लोगों को देखना क्या है, जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय को देखना है। तो हम लोगों ने कल देखा था कि पौधे में विकसित व्यवस्था नहीं होती, तंत्रिका तंत्र अनुपस्थित होता है। पौधे में जो हार्मोन्स पाए जाते हैं वो जंतुओं में नहीं पाए जाते हैं, है ना। पौधे के हार्मोन्स जंतुओं के हार्मोन से बिल्कुल अलग होते हैं। पौधे के हार्मोन में 5 प्रकार के हार्मोनों की चर्चा हम लोगों ने की, और मुख्य रूप से पौधे में वृद्धि नियंत्रक और वृद्धि प्रमोटर, है ना, वृद्धि को बढ़ाने वाले, वृद्धि को रोकने वाले 2 तरह के हार्मोन थे, है ना, और फल पकाने वाले हार्मोन। आज हम लोग देखेंगे जंतु विकसित होते हैं और विकसित होने के कारण इनमें नियंत्रण और समन्वय हार्मोन के साथ साथ एक और विशेष उत्तक के द्वारा भी नियंत्रित किया जाता है। तो इस विशेष उत्तक को क्या कहा जाता है, तंत्रिका उत्तक कहा जाता है ना। और यह खास तरह की कोशिकाओं से बना होता है, जिसको तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहा जाता है। इस तरह की कोशिकाओं को क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है, तो जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय 2 तरीके से होता है। एक तो हो गया आपका तंत्रिकीय नियंत्रण और समन्वय, और दूसरा रासायनिक समन्वय और नियंत्रण, है ना। 2 तरह से जंतुओं में शारीरिक क्रियाओं का, शरीर की उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण होता है। तो सबसे पहला तंत्रिकीय नियंत्रण में हम लोग देखें कि तंत्रिका उत्तक मौजूद रहेगा, और तंत्रिका उत्तक और तंत्रिका कोशिका मिलकर के नियंत्रण के काम को करेगी। कैसे, वो हम लोग आगे देखते हैं। रासायनिक में क्या है कि हार्मोन का स्राव करता है। हमारे शरीर की कुछ खास ग्रंथियां होती है, जिसे अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। ग्रंथि का मतलब कोई भी ऐसा जगह, है ना, कोशिकाओं का समूह जो किसी भी प्रकार के चीजों का, रसायन का स्राव कर सके, उसे ग्रंथि कहते हैं। अब ग्रंथि 2 तरह का है, बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी। बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी। तो बाह्यस्रावी ग्रंथियों में क्या होता है कि निर्माण हुआ कहीं और, जैसे आपका बना ये कहीं, और इसको ले जाएगा नली के द्वारा, ये दूर तक पहुंचेगा, है ना। नली के द्वारा ये क्या होगा, दूर तक पहुंचेगा। तो ये जो हो गया बाह्यस्रावी हो गया, अपने निर्माण स्थल से दूर यह नली के द्वारा, है ना, पहुंचती है। इसे डक्टेड ग्लैंड भी कहते हैं। और अंतःस्रावी का खासियत क्या है कि ग्रंथि यही है, बनने के बाद इसके स्राव रक्त में या लसिका में मिला दिए जाते हैं, और वो निर्धारित जगहों पर पहुंच करके कार्य करते हैं। रसायन क्या है, हार्मोन। हार्मोन क्या है, रासायनिक संदेश वाहक। यह हमारे शरीर के अंगों को अलग अलग कार्यों के लिए प्रेरित करता है। भोजन पचाने के लिए, वृद्धि के लिए, संवेदना के लिए, रिएक्शन के लिए, सभी के लिए ये काम करता है। तो जंतुओं में नर्वस टिश्यू, न्यूरॉन का तो चर्चा हम लोग देख लिए, है ना। तो हमारे शरीर में तंत्रिका उत्तक कैसे कार्य करता है, तो तंत्रिका उत्तक उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया व्यक्त करता है। उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया व्यक्त करता है। उद्दीपन क्या है, जैसे आपको भूख लगा है, प्यास लगी है, मतलब हमारे शरीर के अंग को खाना नहीं मिल रहा है, हमारे शरीर के अंग को पानी की कमी हो गई। ब्रेन इसकी सूचना भेजता है, हमारे शरीर के अंग जो है सूचना भेजते हैं ब्रेन को, और ब्रेन उस सूचना को हमारे मुंह, नाक और कान के पास पहुंचाता है, और हम अनुक्रिया को व्यक्त करते हैं। तो यह हुआ आंतरिक संवेदना। भूख प्यास का लगना, तृष्णा, रोग है हमारे अंदर, कहीं दर्द महसूस हो रहा है, तो वो सब जो है आंतरिक संवेदना है। हम लोग उसके प्रति अनुक्रिया व्यक्त करते हैं कि हाँ, यहाँ दर्द हो रहा है, कोई देख नहीं सकता। भूख लगा है, किसी को पता नहीं, हमें पता है ना। प्यास लगा है, किसी को पता नहीं, हमें पता है। तो ये आंतरिक संवेदना है। इसके अलावा बाह्य संवेदना, प्रकाश के प्रति, है ना, लाइट के प्रति, प्रकाश के प्रति, और ध्वनि के प्रति। हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, अनुक्रिया व्यक्त कर रहे हैं, है ना। सुनने के बाद आपका दिमाग सोच रहा है, समझ रहा है,
भौतिक कोई दवा खा लिए, रासायनिक कोई दवा खा लिए, उसके प्रति अनुक्रिया व्यक्त हमारा विद्युतीय प्रभाव को ग्रहण कर, है ना। तो ये सारा जो है उद्दीपन है, बाह्य उद्दीपन है और इसके प्रति तंत्रिका उत्तक अनुक्रिया व्यक्त करते हैं। जैसे एकाएक तेज प्रकाश में गया, आंख खुलना बंद हो गया, है ना, तो क्या हुआ, यह हम लोगों के तंत्रिका उत्तक के द्वारा प्रतिक्रिया व्यक्त किया गया, है ना। पिन चुभा दिए, दर्द का महसूस हुआ तो ये अनुक्रिया व्यक्त किया, तंत्रिका उत्तक संवेदना को ले जाने का काम किया, है ना। तो इस तरह से हमारे संवेदना उत्तक कार्य करते हैं, ठीक है। प्रभावों को ग्रहण करते हैं और हमारे शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाते हैं, है ना। तो हम अभी दिखाएं कि किस तरह से हम लोग अनुक्रिया व्यक्त करते हैं, ठीक है। उच्च जीवों में क्या होता है कि तंत्रिका उत्तक के अलावा मस्तिष्क, मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड, ये मेरुरज्जु है मस्तिष्क, है ना, मेरुरज्जु और तंत्रिका, ये तीन से मिलकर के हमारा बना होता है तंत्रिका तंत्र। आप जो देखें निम्न स्तर के जीवों में जैसे कि हाइड्रा में तो सिर्फ नर्वस टिश्यू होता है, गैंग्लियन के नाम से जाना जाता है, ढेर सारा फैला हुआ होता है। इसके अलावा अगला टॉपिक जो है वो न्यूरॉन है। न्यूरॉन के ऊपर पूरा वीडियो हमारा चैनल में मौजूद है, सब्सक्राइब करके न्यूरॉन के पूरे वीडियो को आप देख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे मानव मस्तिष्क को, है ना। मानव मस्तिष्क क्या है, तो हम लोग देखते हैं मानव मस्तिष्क के ऊपर पहले तो ये बाल है, बाल के बाद हड्डी का एक आवरण है ना, इसको स्कल या खोपड़ी कहते हैं। हड्डी जुड़ करके एक गुहा का निर्माण करते हैं, उसको क्रैनियम या क्रैनियन कैविटी कहा जाता है, मस्तिष्क गुहा कहते हैं। और इस हड्डी के बाद भी हमारे ब्रेन के ऊपर एक सुरक्षात्मक आवरण होता है ना। इस सुरक्षात्मक आवरण को जो कि तंत्रिका उत्तक से बना होता है और इसे क्या कहते हैं, मेनिंग्स कहते हैं। तीन उत्तक के तीन समूह से, तीन लेयर से यह मेनिंग्स बना होता है ना। पाइमेटर, डुरामेटर, अरेक्नोइड, ये तीन लेयर होते हैं और इस तीनों लेयर को मिला करके मेनिंग्स कहा जाता है। मेनिंग्स के बीच में तीन लेयर हैं, तीनों लेयर के बीच में एक द्रव्य भरा होता है ना, और उस द्रव्य को सेरिब्रोस्पाइनल द्रव्य कहा जाता है। इस द्रव्य का काम है हमारे मस्तिष्क को बाहरी आघात से बचाना, फिसला देता है, चोट नहीं लग देगा, हड्डी के बाद भी अगर चोट जाएगा तो उसको कुछ हद तक रोकने का कार्य करता है, सुरक्षा प्रदान किया। इसके अलावा ब्रेन को नमी प्रदान करता है, ये काम है। मनुष्य का मस्तिष्क काफी जटिल है ना। इसका आयतन लगभग 1650 ml होता है, वजन 1.5 kg के आसपास होता है। मस्तिष्क हमारा 3 भाग में बटा है, अग्र मस्तिष्क, है ना, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, ठीक है। 3 भाग में, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, 3 भाग में बटा हुआ है। फोर ब्रेन जो है अग्र मस्तिष्क में 2 भाग होते हैं, प्रमस्तिष्क और सेरिब्रम, है ना। प्रमस्तिष्क को ही क्या कहते हैं, सेरिब्रम कहते हैं, और दूसरा डायंसिफेलम, 2 भाग में हमारा फोर ब्रेन बटा होता है। सेरिब्रम हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा है, सेरिब्रम हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा है सेरिब्रम, और यह जो है हमारे ब्रेन के पार्श्व, शीर्ष और पश्च सभी भाग को ढकने का काम करता है, पूरा फैला हुआ है। और इसके अंदर सारा हिस्सा हमारा मिड ब्रेन भी और हिंड ब्रेन दोनों है, ठीक है। सबसे बड़ा भाग है, 2/3 ब्रेन का यही हिस्सा है ना। इसमें बीच में एक दरार होती है, अनुदैर्घ्य खांच होती है, जिसके द्वारा यह 2 भाग में बटा होता है, 2 हेमिस्फेयर में। इसको सेरिब्रम हेमिस्फेयर, सेरिब्रल हेमिस्फेयर के नाम से जानते हैं, है ना। इधर और इधर 2 भाग में बीच से बटा होता है, और इस दोनों भाग को जोड़ने के लिए बीच में एक होता है, किससे, तंत्रिका उत्तक से बना हुआ रचना, जिसको कॉर्पस कैलोसम कहते हैं, है ना। इसके द्वारा यह आपस में जुड़ा होता है और इसके अंदर ढेर सारी, हमारे सेरिब्रम के अंदर ढेर सारी इस तरह से, है ना, ऐसे ऐसी रचनाएं होती है, ठीक है। तो इस रचना को कहा जाता है गायरस। क्या कहते हैं, गायरस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, उभरी हुई जो रचना है, इस तरह से है उभरी हुई, उसको गायरस कहते हैं। और बीच में जो गड्ढा बना, इसको क्या कहते हैं, सल्कस कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, गायरस और सल्कस। गायरस और सल्कस जितना ज्यादा कुंडलित होगा, है ना, उस व्यक्ति का दिमाग उतना ही ज्यादा विकसित माना जाता है, और गायरस और सल्कस की संख्या जितना कम होगी वह व्यक्ति मंद बुद्धि, है ना, का हो जाता है, ठीक है। होगा कहीं
ठीक है, तो वह व्यक्ति क्या हो जाता है, मंद बुद्धि का हो जाता है। ठीक है, इसके बाद प्रमस्तिष्क का बाहरी क्षेत्र, इस गायरस और सल्कस की वजह से हमारे मस्तिष्क का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे इस प्रमस्तिष्क कॉर्टेक्स का जो एरिया है वो बढ़ गया। कॉर्टेक्स सेरिब्रम का बाहरी हिस्सा है, सेरिब्रम का बाहरी वाला हिस्सा धूसर आवरण का होता है ना, और इसमें अलग अलग केंद्र होते हैं जो हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों को नियंत्रित करने का काम करते हैं। ठीक है, कौन, सेरिब्रम के अलग अलग हिस्से, हमारे ब्रेन के अलग अलग हिस्से जो हैं वो हमारे अलग अलग शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। पूरे सेरिब्रम का कार्य क्या है, पूरे सेरिब्रम का काम है, यह बुद्धि और चतुराई का केंद्र जाना जाता है। सोचना, समझना, है ना, किसी डाटा को एनालाइज करना, उसके ऊपर विचार प्रस्तुत करना, है ना, हमारी याददाश्त, हमारा कार्य करने की प्रेरणा, किसी से घिरना, किसी से प्रेम, भय, हर्ष, कष्ट का अनुभव, ये सब इसका ही कार्य है ना। इतना सारा कार्य करता है हमारा प्रमस्तिष्क सेरिब्रम। ब्रेन की रचना है, गायरस किसको कहते हैं, सेरिब्रम कौन सा हिस्सा है, कॉर्पस कैलोसम कौन सा है, ये सेरिबेलम है, इसको हम लोग अभी पढ़ेंगे, है ना, किसमें, हिंड ब्रेन में, पश्च मस्तिष्क में, है ना। उसके अलावा पॉन्स वैरोली है, मेडुला ओब्लंगाटा है, ये सबको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद डायनसिफाइलोन को देखते हैं। डायनसिफाइलोन क्या हो गया, प्रमस्तिष्क का दूसरा भाग हो गया। यह प्रमस्तिष्क सेरिब्रम से ढका हुआ होता है। यह हमारे शरीर में कम या अधिक ताप का एहसास कराता है, दर्द का अनुभव कराता है, रोना, है ना, इन सारी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। मध्य मस्तिष्क जो है ब्रेन स्टेम का ऊपरी हिस्सा है, मेड और नर्व सेल के समूह इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मध्य मस्तिष्क का काम क्या है, संतुलन, आंख की पेशियों का नियंत्रण करने का कार्य करता है हमारा मध्य मस्तिष्क, है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने ब्रेन के विभिन्न हिस्सों को देखा।